हम लोग सीखेंगे रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। ठीक है, उससे पहले मैं अब थोड़ा सा एक आपको रिवीजन करवा देता हूँ। 10th में या शायद आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो समझ लो साइन रूल क्या होता है। साइन रूल ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि भाई एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स है ए बी सी, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी। ए बी सी ए बी सी, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में हम लोग साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो बेटा ये जो रेशो आया इसी को साइन रूल कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है आप समझो कि यहाँ पे तीन फोर्सेस, मतलब तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की। तो एक साइड का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू साइड्स, मतलब ए लिया, ए के अपॉन में एंगल कौन सा लिया, जो बी और सी के बीच में है। ऐसे ही बी लिया, बी के अपॉन में साइन के साथ कौन सा एंगल लिया, जो ए और सी के बीच में है। और सिमिलरली थर्ड सी लिया और सी के अपॉन में एंगल कौन सा लिया, जो ए और बी के बीच में है। तो कोई भी एक साइड अपॉन एंगल बिटवीन अदर टू साइड्स विद साइन, तो इसे कहते हैं साइन रूल। ये ध्यान रखना है। और साइन रूल को ही अगर हम फोर्स के लिए अप्लाई करें, किसके लिए अप्लाई करें, फोर्स के लिए, कि भाई हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, ये ए बी ये सी, ए बी सी कह दिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सही है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लग रहा है कि हमने ट्रायंगल लॉ जस्ट पढ़ाई है थोड़ी देर पहले। ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो रहा है इसमें, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देंगे। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये फोर्स हम लोग वापस से यहाँ पे लगाते हैं, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। तो अगर हम फोर्स के लिए ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, भाई एक फोर्स लगा दिया हमने, फोर्स के लिए अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे फोर्स ए, इसको एफ ए कह देता हूं, ज्यादा सुंदर दिखेगा, एफ ए एफ बी और एफ सी। फोर्स ए अपॉन एंगल ए साइन ए, अरे कैपिटल ए कह देते हैं यार, फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको कैपिटल सी है। ऐसे ही फोर्स बी अपॉन साइन बी और फोर्स सी अपॉन साइन सी। यही ट्रायंगल लॉ ही है, इसी को लेमिस थ्योरम भी कहते हैं। इसका देखो इसको कैसे और बना सकते हैं। देखो यहाँ पे दो फोर्सेस है ए और बी, है ना। तो ए कुछ इस तरह से जा रहा है और बी कुछ इस तरह से जा रहा है। तो ए और बी का ये एफ ए, ये एफ बी, एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर आएगा ना। मैं इधर लेने की जगह इधर लगा रहा हूं, तो क्या होगा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सोचो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कहां है। आप कहोगे सर इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं है, मैं अलग इंक से बना देता हूं। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां होगा, रिजल्टेंट एफ सी कह दो। मैंने क्या किया, एफ सी के बराबर का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। उससे क्या होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास क्या थ्योरम बनती है, वापस से लेमिस थ्योरम यही है, इसको मैं एफ सी कह देता हूं। ये एंगल सी, ये एंगल ए, ये एंगल बी। तो लेमिस थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, या ऐसा कह सकते हैं थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट मतलब ऐसे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर एक्टेड हो। तो ये ए बी सी आर थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो यहां पर ये रेशियो होता है अगर ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा, या ऐसा कह सकते हो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा, या इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा। कोई भी दो का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो ही इक्विलिब्रियम आ पाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा कहें
साइन रो अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन समझते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। देखो ये हमने कल किया था कि भाई हमारे पास एक फोर्स था P, एक वेक्टर था P, एक वेक्टर था Q, एक वेक्टर था P, एक वेक्टर था Q और इनका रिजल्टेंट था भैया R। ठीक है ना, तीनों के ऊपर बार बार वेक्टर नहीं लगाऊंगा, आप समझ जाओ कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो एक वेक्टर था P, एक था Q, एक था R। इन दोनों के बीच में एंगल हमने लिया था थीटा और ये वाला एंगल लिया था हमने अल्फा। ठीक, अब समझो रेजोल्यूशन मतलब क्या, कंपोनेंट्स है ना। आपने P और Q को मिलाकर के R बनाया, आपने P और Q को मिलाकर क्या बनाया, R बनाया। ठीक, अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि R का इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट है वो Q के बराबर है और R का इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट है वो P के बराबर है। सही है ना, वही क्या है, वही कंपोनेंट्स है। क्या है, कंपोनेंट्स। मतलब कहने का क्या है कि जो R जिन वेक्टर से मिलके बना है, R जिन वेक्टर से मिलके बना है पैरेललोग्राम थ्योरम के थ्रू, हमने यहां पैरेललोग्राम थ्योरम बनाई, R बनाया, R किससे मिलके बनाया, P और Q से। तो वही P और Q R के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट। अब समझिए क्या होगा अगर मैं यहां लिखना चाहूं R cos अल्फा, तो मैं लिख सकता हूं Q। R और cos अल्फा क्या है मेरे पास, Q, और इस Q को ही RX भी कह दिया जाता है। यही तो कंपोनेंट है अलोंग X, इट इज द कंपोनेंट अलोंग X, R cos अल्फा। तो cos अल्फा इज RX अपॉन R। ये लो, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स RX अपॉन R। भैया यही है कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है R cos अल्फा अलोंग X डायरेक्शन, ये रहा कंपोनेंट। ऐसे ही मान लो कि ये एंगल है, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि बीटा है। क्या है, बीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं R cos बीटा, R cos बीटा is, what is R cos बीटा, R cos बीटा is RY, इसको RY कह सकते हैं हम लोग। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, बीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स RY अपॉन R, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है हमें। तो हमने यहां से अल्फा निकाला, यहां से बीटा निकाला, काम खत्म, हमारा पैसा आसान। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे हम, इसमें साइन रूल लगाएं। साइन रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए एक फोर्स हो गया R, एक आ गया RX, एक आ गया RY। ठीक, तो हम लिखेंगे RX RY अपॉन अपॉन अपॉन, फिर लगाएंगे साइन साइन साइन। अब हम लिखेंगे R अपॉन एंगल बिटवीन X एंड Y, P एंड Q। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। RX इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, बीटा, तो यहां लिखेंगे RX अपॉन बीटा। एक फोर्स और एंगल बिटवीन अदर टू, तो अदर टू ये हो गए, इन दोनों के बीच में एंगल है बीटा। ऐसे हमने R लिया था R, तो अदर टू के बीच में एंगल कितना है, ये रहा अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही थर्ड लेंगे साइन Y, जब हम लोग ये लेंगे तो एंगल लेंगे ये वाला साइन अल्फा। सही है, तो देखिए मैं इस इक्वेशन का यूज करके RX लिख सकता हूं R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का यूज करके साइन बीटा को ऊपर ले गया, RX आ गया। सिमिलरली RY निकालूंगा तो लिखूंगा R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं इसको, ये साइन फॉर्मूले से निकलता है। तो ये आर एक्स और आर वाई जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहां पर आर एक्स और आर वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, हो भी सकते हैं, हो सकता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, बट कंपल्शन नहीं है ऐसा होगा, ऐसा निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। दोनों के बीच में एंगल 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो लेकिन इस तरह से निकाले जा सकते हैं। अगर ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, तो ये हो जाएगा आर एक्स साइन बीटा, आर एक्स साइन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा 90 साइन 91 होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा एक वेक्टर है, बताइए ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस के साथ जब एंगल निकालना होगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए, एक्स कंपोनेंट अपॉन ए। अभी हमने निकाला था ये, तो यहां तो साइन रूल लगाया है, इससे पहले हमने जब यहां पर लिखा था वो cos के साथ लिखा था, याद हो तो आपको। तो ए एक्स कितना है, ए एक्स है 2, और ए मतलब मोड ऑफ ए, नॉट वेक्टर ए, मोड ऑफ ए, तो मोड ऑफ ए आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये -1 है, कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 और 9 13 और 1 14 अंडर रूट 14, ये कॉस थीटा है। दैट्स इट, यही तो एंगल है, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 14, ये आंसर आएगा। ऐसे ही मान लो कि बोले y एक्सिस के साथ कितना एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं थीटा की जगह लिख देता हूं बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y एक्सिस मतलब 3 अपॉन अंडर रूट 14, और z एक्सिस के साथ कितना है गामा कॉस इनवर्स -1 अपॉन रूट 14। इसको सॉल्व कर सकते हैं और एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हम एंगल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें कह रहा है हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं 5 रूट 2 1 एंड 3। ये कह रहा है इन तीनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताओ। तो इन तीनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे। वी विल कैलकुलेट इट्स कंपोनेंट्स एंड ऐड। सबसे पहले x डायरेक्शन में देखेंगे, इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा 5 रूट 2 cos 45 डिग्री। ये भाई साहब तो खुद ही x डायरेक्शन के अलोंग कार्यरत हैं, तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे यानी कि 1। इनका कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि अलोंग y एक्सिस काम कर रहे हैं। तो इन भाई साहब का वैल्यू हो जाएगी 5 रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, 5 प्लस 1 इज 6 मीटर, ठीक है ना। ऐसे ही y एक्सिस के अलोंग अगर हम कंपोनेंट्स निकालेंगे तो आएगा 5 रूट 2 साइन 45 प्लस 3, ये वाला 3, क्योंकि इन भाई साहब का y के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होने वाला है। हम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8। तो जो रिजल्टेंट आएगा fx का स्क्वायर fy का स्क्वायर 2fx fy cos 90 इज 0, तो लास्ट वाला में पोर्शन लिख ही नहीं रहा। यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी कि 64, 36 दोनों मिलाकर के हो जाएगा 100,
100 यानी कि 10 मीटर। अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट की, तो देखो कुछ इस तरह से हमें मिला है, y कंपोनेंट है 8, x कंपोनेंट है 6, रिजल्टेंट आएगा r, ये एंगल है थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 8/6, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 which is 4/3 which is equal to 57 डिग्रीज। आंसर आ गया, 57 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक मास रखा है 1 kg, मास रखा है 1 kg, इसके वेट के कंपोनेंट्स निकालो which are parallel and perpendicular to the inclined plane। तो हमें इसका जो वेट है, वेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, वेट हो जाएगा 10 न्यूटन्स। ये एंगल भी दिया है 30 डिग्रीज। अब इस 10 न्यूटन वेट के दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द प्लेन। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां अलग से बनाते हैं, सुंदर सा डायग्राम, ये 30 डिग्री। तो ये अपने पास था वेट 10 न्यूटन। सबसे पहले तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिखाने की कोशिश करेंगे। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, मान लो उसको हम Fy कह देंगे, और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसको Fx कह देंगे। जो Fy है वो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हमें निकालना पड़ेगा एंगल, या तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाए या ये एंगल हमारे पास आ जाए, दोनों में से कोई एक एंगल हमें चाहिए होगा। तो पहले हम ये एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश यहां पर करेंगे। देखिए आसान है। आसान कैसे है,